नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 25 नवंबर को अयोध्या का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां तेज। रामपथ से होते हुए मंदिर जाएंगे पीएम मोदी और 501 बटुक ब्राह्मण अस्तित्व वाचक करेंगे, स्वास्तिक वाचक करेंगे और अयोध्या के लोग पीएम पर पुष्प वर्षा भी करेंगे। स्वागत पथ पर 7 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या का दौरा करेंगे और इस दौरान ध्वजारोहण कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे और ऐसे में मंदिर में आम श्रद्धालुओं की एंट्री भी पूरी तरह से बंद रहेगी और इस दिन आमंत्रित अतिथियों के अतिरिक्त किसी अन्य को दर्शन की अनुमति नहीं होगी। और इसके अलावा 24 नवंबर को मठ और मंदिरों में भगवा ध्वजा फहराने का आह्वान किया गया है, जो कि धर्म ध्वजारोहण के पूर्व संध्या पर आयोजित होगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि स्वागत पथ पर 7 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और 25 नवंबर को अयोध्या का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि ध्वजारोहण को लेकर ये तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर चल रही है और ऐसे में आम लोगों को उस दिन एंट्री नहीं मिलेगी मंदिर में। और इस दिन जितने भी आमंत्रित अतिथि हैं, सिर्फ वही लोग वहां पर भगवान राम की दर्शन कर पाएंगे। और इसके अलावा 24 नवंबर को सभी मठ और मंदिरों में भगवा ध्वजा फहराने का आह्वान किया गया है, जो कि धर्म ध्वजा के पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सुरक्षा के लिहाज पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी बनी हुई है और ऐसे में लगातार 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा है। ध्वजारोहण कार्यक्रम होने वाला है और ऐसे में कई हस्तियां इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अयोध्या के राम मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बटन दबाकर 10 सेकंड में केसरिया ध्वजा फहराएंगे, जिसमें सूर्य, ओम और कोविदा वृक्ष के प्रतीक हैं। और ये ध्वजा जो है 22 फुट लंबी है और 11 फुट चौड़ा है और 3 किलोमीटर दूर से दिखाई देगी। ध्वजा ऑटोमेटिक सिस्टम से फहराई जाएगी और हवा के अनुसार 360 डिग्री घूम सकेगी। राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर इसे फहराया जाएगा और इस दिन राम सीता विवाह उत्सव भी मनाया जाएगा, जिसमें लगभग 8000 लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी और राम मंदिर का दर्शन करेंगे और मंदिर में काम कर रहे इंजीनियर और श्रमिकों से मुलाकात भी करेंगे। ध्वजा विशेष नायलॉन फैब्रिक की है और पुजारियों को इस बदलाव के लिए ऊपर जोन की जरूरत नहीं होगी। अमेठी में मतदाता सूची को साफ करने के लिए चल रहे SIR अभियान तेज गति से शुरू हो गया है। जिला प्रशासन इसे पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहा है ताकि चुनाव से पहले मतदाता सूची पूरी तरह से त्रुटि रहित हो सके। जिला अधिकारी संजय चौहान खुद फील्ड में जाकर व्यवस्थाओं की संग से समीक्षा कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान कई कमियां सामने आई है, जिस पर तुरंत ही कार्रवाई हुई है और इस दौरान एक लापरवाह BLO की गलती पर DM ने तुरंत ही उसे निलंबित कर दिया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप सभी अवगत हैं कि पूरे जनपद अमेठी में बाढ़ को निरीक्षण का कार्य बहुत गंभीरतापूर्वक किया जा रहा है। आज इसी क्रम में मेरे द्वारा कुछ गांव का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। इसमें गांव रामदेवपुर, जंगल रामदेवपुर में घर जाकर के गन्ना फार्मों के वितरण और उनके डिस्ट्रीब्यूशन का भी सत्यापन किया गया। इस क्रम में ये पाया गया है कि जंगल रामपुर में वहाँ के BLO के द्वारा काफ़ी लापरवाही बरती गई है और पर्याप्त संख्या में लोगों को गन्ना फार्म अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। इस क्रम में BLO को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और संबंधित SDM या ERO को ये निर्देश दिए गए हैं कि वैकल्पिक BLO की व्यवस्था करके शीघ्र जो अवशेष फॉर्म है उनका वितरण सुनिश्चित किया जाए और जल्दी से जल्दी उनको डिस्चार्ज कराने की कार्रवाई करें। मेरी अपील है सभी ग्रामवासियों से, जनपद वासियों से
कि कृपया BLO घर घर जाकर के आपको फॉर्म वितरण कर रहे हैं, गणना फार्मों को लेकर के डिजिटाइज कर रहे हैं और मतदाता सूची से उसका मिलान कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमेठी से हमारे संवाददाता शिवम जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि लगातार SIR को लेकर कार्रवाई देखने को मिल रही है और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है DM की। क्या कुछ अपडेट है शिवम? जी अनीता जी, बात करें अमेठी की तो अमेठी में मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर चल रहा SIR अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेठी जिला प्रशासन इस अभियान को युद्ध स्तर पर संचालित कर रहा है ताकि आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूची पूरी तरह से सटीक और त्रुटि रहित तैयार हो सके। इसी बीच में जिलाधिकारी संजय चौहान ने स्वयं फील्ड में उतरकर अभियान की नियमित समीक्षा भी कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई BLO के कार्यप्रणाली और को बारीकी से मूल्यांकन किया है। इसी क्रम में लापरवाह एक BLO को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि मतदाता सूची को शुद्धिकरण लोकतंत्र की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जी बिल्कुल। BLO की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है शिवम? जी नहीं, BLO की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वो अपनी लापरवाही को स्वीकार किया है और अपने निलंबन को भी स्वीकार किया है। और ऐसे में क्या और भी किसी BLO का नाम निकलकर सामने आया है इस कार्रवाई में? जी अभी तक तो नहीं। अभी तक ग्राउंड पे जो जिलाधिकारी संजय चौहान जी हैं और ADM हमारे अर्पित गुप्ता जी हैं, दोनों लगातार जो है फील्ड पर समीक्षा कर रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ एक ही नाम निकल के आया है अमेठी जनपद से और लगभग जो BLO है, लगभग अमेठी में 1551 BLO घर घर जाकर मतदाताओं की गणना प्रपत्र की 2 प्रतियां उपलब्ध करा रहे हैं। लगभग बात करें जिले की युद्ध स्तर पर जो संचालित हो रहा है SIR, जिसमें अभी तक अमेठी जिले की बात करें तो 98.71% घरों तक गणना प्रपत्र पहुंचाए भी जा चुके हैं। जी तो ऐसे में क्या इसको हम 2027 में होने वाले चुनाव का रोड मैप मान सकते हैं? जी बिल्कुल। देखा जाए तो जिस तरह से सरकार प्रमोट भी कर रही है SIR को लेकर और इसी क्रम में जो हमारे जनपद वासी हैं उनको भी एक संदेश दिया जा रहा है कि SIR अभियान में बढ़ चढ़कर अपना भाग लें और BLO को सही व पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं करने की अपील भी की है जिलाधिकारी महोदय ने। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद शिवम। बता दें कि खबर यूपी के अमेठी से है जहां पर SIR को लेकर लगातार कार्रवाई तेज हो गई है और ऐसे में एक BLO को तत्काल ही उसे निलंबित कर दिया गया है। अमेठी के किसानों को DAP खाद न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि केंद्रों पर इफ्को की खाद मौजूद है, फिर भी किसानों तक ये नहीं पहुंच पा रही है। पिछले करीब 15 दिनों से किसान लगातार खाद के लिए कई केंद्रों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। केंद्र के प्रभारी ने बताया है कि इसका कारण इफ्को की मशीन का अपडेट न होना, जिसकी वजह से खाद वितरण की प्रक्रिया बाधित हो रही है और इससे किसानों को फसल बोने और खाद का समय पर इस्तेमाल करने की आयोजन प्रभावित हो रही है। और ये समस्या गौरीगंज के कटरी बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति से सामने आई है और इसमें आसपास के कई किसान काफी प्रभावित हो रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की है ताकि फसल समय पर उगाई जा सके और नुकसान से बचा जा सके। तो मिलते नहीं ना, कहूँ कहीं कि मशीन बिगड़ी है। 15 दिन में लगातार आप आ रही हैं, सेंटर वाले आपसे क्या क्या बता रहे हैं? क्या उम्मीद यही बताओ थे कि आज नहीं कल बटे, कल नहीं परसों बटे, यही कहा थी। DAP को लेकर किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अब वो कहा भैया, ठंड भी पड़ रही है लगातार। हाँ, ऐसे में खेत झुराता है। बाबा राजेंद्र, क्या करने आए हैं यहाँ पर? खाद लेने। क्या हुआ, मिली खाद? अभी नहीं। कितने दिनों से आ रहे हैं? आ रहे हैं एक हफ्ता से। क्या बता रहे हैं सेंटर वाले? मशीन बिगड़ी है। रोज आते हो? हाँ। हर दिन क्या बताते हैं? मशीन बताए तो बिगड़ी है, वही आज भी बता रहे हैं। DAP खाद न मिलने से किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? गेहूं बोना है। अरे एक हाथ की मशीन बिगड़ी है, आज नहीं बिहान बटे, बिहान नहीं परों को बटे। आज लगभग 15-20 दिन से आओ तान दौरा, खाद नहीं न मिलत। तो किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि बुआई का हाँ, बुआई का है, खेत हमारे छापा रहा सुखाया जाता है,
जो सुखाए जाए तो कहाँ कर बोए के। शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे, क्या कहेंगे सरकार से और अधिकारियों से आप? अरे कहा कि हमें खाद मिलेगा चाहिए, कहा तहाँ यार नहीं बिहान बटे बिहान नहीं परो का बटे। हाँ कहा जो कहे कि मशीन भी गड़ी है, कहूँ कहे कि कहाँ है सेंटर वाले बताओ था मशीन खराब ही है। कितने दिन से ऐसा बता रहे हैं? पिछले महीना 19 तारीख से। अच्छा, खाद आई अभी मिली नहीं। अच्छा, यही समस्या है, खेत पर धुरा जाए तो क्या हुए। बुआई होना है और समय बुआई ना होगी तो नुकसान भी होगा। नुकसान बहुत है भैया, क्या करबे। क्या कहेंगे सरकार और सिस्टम से? क्या बताई क्या कही अब इनका, हम सब जने का दारू का सरकार के लगे पैसा है, 6 महीना में खेती का काम आओ तो इनके लिए खाद नहीं ना, खाद है तो 1.5 महीना ऐसे बिताए थे। अच्छा, ठेका दारू हर महीना लियो, रोज पेटी लियो, किसान का 6 महीना है। 6 महीना में 15 दिन खाद नहीं ना दिए का। ये सरकार का क्या कहें हम। अधिकारियों से क्या निवेदन करेंगे? अधिकारी से निवेदन है खाद दिलाओ। अमेठी में एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और जहां पर कार बाइक की जोरदार टक्कर हो गई है। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, तो वहीं राहगीरों ने आग बुझाने का पूरा प्रयास भी किया। हालांकि मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर एक बार देखने को मिला है। तेज रफ्तार से चल रही कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई है और इस दुर्घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और इसके साथ ही बाइक में भी भीषण आग लग गई। बाइक में लगी आग की लपटें देखकर आसपास के राहगीरों ने आग बुझाने का प्रयास किया। घायल युवक को तुरंत ही इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई। ये दुर्घटना मुंशीगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों का दौर शुरू हो गया है। अयोध्या और काशी के प्रमुख विद्वान इस अनुष्ठान का संचालन कर रहे हैं। ध्वजारोहण समारोह के अवसर पर राम मंदिर परिसर में यज्ञ और पूजा अर्चना की विशेष तैयारियां की गई हैं। राम मंदिर की यज्ञशाला में यज्ञ की आहुतियां डाली जा रही हैं और वेदों उच्चारण भी लगातार किया जा रहा है और इसके अलावा रामचारी और राम रक्षा स्रोत का पाठ भी संपन्न हो गया है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की भी पाठ जारी है और इससे मंदिर परिषद में आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ है। अनुष्ठान की शुरुआत नवग्रह पूजा से हुई, जो इसे विशेष महत्व प्रदान करती है और इस अवसर पर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मुख्य यजमान के रूप में मौजूद हैं और ध्वजारोहण समारोह का नेतृत्व कर रहे हैं। पूरे आयोजन में श्रद्धालुओं की भागीदारी और धार्मिक भावना देखने को मिल रही है, जिससे मंदिर परिषद में उत्सव और श्रद्धा का अद्भुत संयम नजर आ रहा है। जालौन में सुबह सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार जालौन से आ रहे तालिब और उम्र में 23 साल का है पुत्र कुका और उसकी मां मुनीसा लगभग 47 साल सड़क पर गिर गए और राहगीर और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को जालौन के अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इसके साथ ही ये दुर्घटना जालौन कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना के कारण और हादसे की विस्तृत परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है। मौके पर घायल होने से आसपास के लोग सहम गए और उन्हें तुरंत ही मदद के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो वहीं अब सड़क घटना लगातार बढ़ती जा रही है और इसको देखते हुए लगातार सतर्कता अभियान तेज कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी के पलिया क्षेत्र में बीजेपी विधायक रोमी ने गांव में घायल रामनारायण चौहान के परिवार से मुलाकात की। रामनारायण पर हाल ही में बाघ ने हमला किया और उनका इलाज लगातार चल रहा है, लेकिन परिवार ने बताया कि अब इलाज के लिए पैसे खत्म हो चुके हैं और आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई है। ये जानकारी मिलते ही विधायक रोमी सहनी तुरंत ही गांव पहुंचे। उन्होंने घायल रामनारायण से हालचाल जाना और परिवार को 20,000 की आर्थिक मदद की है। साथ ही उन्होंने परिवार से कहा है कि अगर इलाज के दौरान और धन की आवश्यकता पड़े तो तुरंत उन्हें फोन करके सूचित करें और इस सहायता से परिवार का राहत मिली और स्थानीय लोगों ने विधायक के इस कदम की काफी सराहना की है। जालौन में नगर पालिका के निर्माणाधीन नाले की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तहसील क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी के पास बन रहे इस नाले की दीवार कुछ ही घंटों में ध्वस्त हो गई। जानकारी के अनुसार नाले का निर्माण लाखों रुपए की लागत से किया जा रहा था, लेकिन घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के कारण ये कुछ ही दिनों में क्षतिग्रस्त हो गया।
इस घटना ने नगरपालिका की कार्यप्रणाली और निर्माण मानकों की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। स्थानीय लोग और अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सार्वजनिक धन का उपयोग इस तरह घटिया निर्माण में होने न केवल आर्थिक हानि है बल्कि ये जनता के विश्वास को भी कमजोर करता है। मामले की जांच और जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। पीलीभीत में तेज रफ्तार की वजह से एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार एक स्कूल वैन अनियंत्रित होकर टाइगर रिजर्व जंगल के पास सड़क किनारे पलट गई। हादसा ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुआ। वैन में सवार छात्र और छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही स्कूल की ये घटना बताई जा रही है। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर मदद करने लगे और यह हादसा जंगल के पास होने की वजह से राहत कार्य और घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने में थोड़ी कठिनाई हुई। पुलिस और स्थानीय प्रशासन मामले की जांच में जुट गए हैं और सुरक्षा मानकों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। हमीरपुर में बढ़ते अपराधों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने कड़े कदम उठाए हैं। क्षेत्र में हाल ही में हुई 6 हत्याओं के मामले के चलते इंस्पेक्टर उमेश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है और इस प्रकार लगातार कार्रवाई को लेकर जांच पड़ताल देखने को मिल रही है। और इस बदलाव के बाद से संतोष सिंह को भी मोदाहा का नया प्रभारी बनाया गया है। साथ ही पवन कुमार पटेल को थाना जलालपुर से हटाकर कोतवाली नगर का प्रभारी बनाया गया है और इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और अपराध पर कड़ी निगरानी रखना है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और जिम्मेदारी निभाने में कोई भी कमी पाएगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीलीभीत में हाल ही में हुई कार्रवाई के दौरान एटीएस ने फोन के जरिए महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई है। एजेंसी ने विशेष रूप से कश्मीरी छात्रों के बारे में पूछताछ की और ये पता लगाने की कोशिश की कि आयुर्वेदिक कॉलेज में कितने कश्मीरी छात्र पढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में कॉलेज के प्रिंसिपल से फोन पर संपर्क किया गया। प्रिंसिपल ने स्पष्ट जानकारी दी कि फिलहाल कॉलेज में कोई भी कश्मीरी छात्र नहीं है और इसके अलावा प्रिंसिपल ने अन्य छात्रों और उनके पंजीकरण के संबंध में भी जानकारी साझा की, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कॉलेज में छात्र और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में सही डेटा मौजूद है। एटीएस ने ये कदम सुरक्षा और निगरानी के लिहाज से उठाया है ताकि किसी भी तरह की संवैधानिक और संदिग्ध गतिविधियों पर समय रहते नजर रखी जा सके और इस पूरी जांच प्रक्रिया में कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। पीलीभीत थाना क्षेत्र में बस से हेल्पर की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है, जिससे बस हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि घायल एक प्राइवेट बस में हेल्पर है और ये बस जोगराजपुर से पानीपत जा रही थी। वहीं आरोप है कि कुछ लोगों ने बस को पूरनपुर में रोका तो हेल्पर ने लोकल की सवारी बिठाने से मना कर दिया, जिसके बाद से पीड़ित ने आरोप लगाया है कि लोकल की सवारी बिठाने पर स्थानीय वाहन चालक ऐतराज करते हैं, इसीलिए लोकल सवारी नहीं बिठाते। इसी बात से नाराज होकर आरोपी युवक जोगराजपुर पहुंचा और बस के हेल्पर को लाठी डंडों से पिटाई करने लगा और इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिजनौर से एक चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां पर गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जानकारी के अनुसार एक किसान खेत में काम कर रहा था और तभी अचानक से उसके सामने 2 गुलदार आ गए। ये दृश्य देखकर किसान घबरा गया और तुरंत ही सुरक्षित दूर बनाते हुए अपने मोबाइल से गुलदार के खेत में दौड़ता हुआ वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार आबादी वाले क्षेत्रों के पास तक आने लगे हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है। ये पूरी घटना नगीना क्षेत्र के गाँव का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर लेते हैं लखीमपुर खीरी से, जहां पर सड़क हादसों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीती शाम एक बस की जोरदार टक्कर के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और इस दौरान इस घटना के बाद से जिले में सड़क हादसे से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़कर 105 पहुंच गई है। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय बीजेपी विधायक विनोद शंकर अवस्थी, धरोहरा के कोतवाली शिवाजी दुबे और पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने मृतक के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे में शामिल बस के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा उपायों में कमी की ओर ध्यान दिलाया है और प्रशासन से सड़क सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
और चलिए इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। बता दें कि प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण कार्यालय जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौके पर मौजूद। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और मंत्री नंदगोपाल नंदी और सिद्धार्थ नाथ सिंह भी मौजूद हैं और माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। बता दें कि बड़ी जानकारी दोपहर परेड मैदान हेलीपैड से बमरौली रवाना होंगे। बड़ी जानकारी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पर हैं और इस दौरान प्रयागराज दौरे पर उनके साथ तमाम जो मंत्री हैं वो मौके पर मौजूद हैं। माघ के मेले को लेकर ये तैयारियां की जा रही हैं और इस मेले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।